Hello student, welcome to the 7th lecture of nitrogen family, that is group number 15. We are in a chapter of p block elements and this is the 7th lecture. In the previous lecture we have completed the allotropes of phosphorus, even we have completed the phosphine, that is pH3, and anomalous behavior of nitrogen हमने complete किया था. तो today we are going to start with the second compounds like halides of phosphorus, जो बहुत ज़्यादा important है. Organic में तो हम लोग यूज़ करते ही है, जैसे आपने सुना है बहुत बार PCl3 and PCl5 मैंने आपको बहुत बार यूज़ करवाया. So students, in this lecture we are going to talk about the preparation and properties, especially उनके structures और hydrolysis product के बारे में हम लोग ज़्यादा discuss करेंगे. So let us start with the halides of phosphorus. नाइट्रोजन के halides के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था. NF3 जो होता है stable होता है, NCl3 जो होता है वो explosive होता है, NBr3 and Ni3 they exist as their ammoniates and वो भी unstable ही होते हैं. Now if we start with next topic, that is halides of phosphorus. फॉस्फोरस जो है जनरली दो टाइप के हलाइड्स बनाते हैं. फॉस्फोरस के जो दो हलाइड्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, सबसे पहला फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, एंड दूसरा जो होता है फॉस्फोरस पेंटाहलाइड. नाइट्रोजन पेंटाहलाइड नहीं बना सकता बिकॉज उसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता, तो इसको बोलेंगे फॉस्फोरस पेंटाहलाइड. ना स्टूडेंट्स, जनरली जो X है वहां पे क्या क्या हो सकता है? X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. बराबर है. अगर मैं फर्स्ट की बात करूं ट्राइहलाइड्स की, तो फॉस्फोरस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइहलाइड्स के बारे में. फॉस्फोरस ट्राइहलाइड्स जो है ये देखो, फॉस्फोरस ट्राइहलाइड्स, इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा PX3. ठीक है. अगर हम लोग बात करें इनके स्ट्रक्चर के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो इनका शेप जो होता है बच्चों पिरामिडल होता है. फॉस्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? आउटरमोस्ट शेल में 5 थे. 15 ग्रुप है तो 2 8 5 ऐसा हो जाएगा. यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड बना दिया. एक लोन पेयर बच जाएगा, तो एक लोन पेयर बच गया, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया, तो इट इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये सबसे पहली बात, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. और यहाँ पे इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे शेप जो होगा वो क्या होगा? पिरामिडल शेप हो जाएगा. कौन सा शेप हो जाएगा? पिरामिडल शेप. तो अगर आप इसका मॉडल के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मेरे पास एक मॉडल है, ये देख लीजिए. इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा आपके करीब लेके आता हूँ. तो यहाँ पे मैंने ये 3 बॉन्ड हटा दिए. चलो ये देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये एक लोन पेयर है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप इसको हेलोजन मान लो, इसको हेलोजन मान लो. ये फर्स्ट एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बॉन्ड बन गया, और ये वाला यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बन गया. राइट. तो अगर हम लोग देखें कि जो चौथा आने वाला था टेट्राहेड्रल में, उसकी जगह तो क्या है? लोन पेयर है. और ये लोन पेयर जो है वो इन 3 बॉन्ड पेयर को रिपेल करके थोड़ा सा नीचे रिपेल करेगा. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पिरामिडल शेप बन गया. इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर पिरामिडल शेप. ना इसके अंदर एक लोन पेयर है और 3 क्या है? बॉन्ड पेयर है. ये पिरामिडल शेप है. यहाँ पे जो px बॉन्ड लेंथ है ये फॉस्फोरस है, और ये कौन है? आपका हेलोजन है. तो ये लोन पेयर है. ये जो बॉन्ड लेंथ है वो तीनों बॉन्ड लेंथ सेम ही होगा. सो यहाँ पे all the three px bond lengths, whether it is pf हो या pcl हो या pbr और pi हो, all px bond lengths are equal. सब के सब px bond length जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. और इसका शेप जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों? पिरामिडल होगा. ठीक है. अगर मैं बात करूं दूसरा वाला कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस पेंटाहलाइड्स. फॉस्फोरस अगर हम लोग पेंटाहलाइड्स की बात करें ठीक है ना, तो फॉस्फोरस पेंटाहलाइड मतलब PX5 हो जाएगा. PX5 जो है, सबसे पहली बात तो X की जगह पे क्या क्या है? PX समझो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है ना. PX5 की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, इसका शेप क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देखते हैं. फॉस्फोरस के पास में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 बॉन्ड बना दिए, और पांचों के पांचों बॉन्ड बना दिए, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन. और अगर यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका जो ज्योमेट्री या शेप जो होगा वो क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बेंड्स रूल में मैंने आपको सिखाया था. एनओसीबी में तो इसके ऊपर पूरा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है.
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसे, ये देखो मेरे पास इसका भी मॉडल अवेलेबल है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, चलो ठीक है, देखना ये ब्लैक वाला जो है बीच में फॉस्फोरस है, क्या आपको लग रहा है ये एक ट्राइंगल बन रहा है एक ही प्लेन में? ये 3 बॉन्ड्स है, ये पी और ये एक्स बॉन्ड्स है, पी एक्स बॉन्ड्स, ठीक। यहाँ पे इसके ऊपर एक और हेलोजन एटम है, तो ये देखो 1 2 और ये 3, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? ट्राइंगुलर बना रहे हैं और ट्राइगोनल बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं, और ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? पिरामिड बना रहा है। अगर इनको सबको ज्वाइन करें तो एक पिरामिड बन जाएगा। तो ये एक पिरामिड इधर से बना, और नीचे भी एक और ऐसा पिरामिड बन सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल क्यों? व्हाइट वाले बॉन्ड्स देखो, ट्राइगोनल, और ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है, नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे। बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे, देखना ध्यान से। अगर मैं ट्राइंगुलर की बात करूं, ये वाला, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होगा? 120 का होगा। तो 120 वाले कितने होंगे? 3 होंगे। 120 वाले 3 होंगे, राइट। अगर मैं बात करूं बच्चों इस रेड और व्हाइट के बीच में कितने का एंगल है? देखो, यस, ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री वाला। और 90 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे? गिनो, कैसे गिनोगे? देखो, ये देखो, यहाँ पे देखना, ये 1, ये 2 और ये पीछे वाले के साथ थर्ड, देखना वापस से, ये 1, ये 2 और ये थर्ड, यहाँ पे 3 90 हुए, ऐसे 3 90 नीचे भी तो होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, एक 180 डिग्री वाला भी होगा। 180 डिग्री वाले की बात करो, ये देखो रेड रेड वाला, जो रेड और रेड के बीच में एंगल है, ये देखो एक सीधा लाइन के फॉर्म में जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 180, और ये ऐसा एंगल कितना हो जाएगा? एक ही होगा। यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड्स है बच्चों, यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो 2 होते हैं इसमें। एक होते हैं एक्शियल, एक्शियल बॉन्ड्स होते हैं, और एक होता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ध्यान से देखना, एक्शियल का मतलब ये वाला जो रेड वाला बॉन्ड है इसको एक्शियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, ये एक्शियल बॉन्ड है। और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है ये व्हाइट वाले बॉन्ड्स हैं जो प्लेन में है। तो जो परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलेंगे? एक्शियल बॉन्ड बोलेंगे। ये वाले जो बॉन्ड होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गर होते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, दे आर वीकर एंड लॉन्गर। और ये वाले जो इक्वेटोरियल व्हाइट वाले बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर शॉर्टर। इसके ऊपर पूरा हमने डिटेल स्टडी कहाँ पे किया है? एनओसीबी में किया है। क्यों वीक होता है, क्यों शॉर्ट होता है? बिकॉज ये sp3d जो है इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? sp2, करेक्ट। sp2 की बात करें और pd की बात करें, तो ये जो pd है क्या है? pd, एक तो कौन सा ये बेटा? pd, ये pd है, और ये आपका dy, d ऑर्बिटल वाला है, तो ये वर्टिकल वाले ही है, बराबर है। तो ये dz2 है और ये pz है। सुनो ध्यान से, ये pz है और ये dz2 है, तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पे लाइन में है। तो इनका जो है बच्चों इसमें s कैरेक्टर तो 0 हो गया, तो s कैरेक्टर 0 हो गया तो लॉन्जिट्यूड बढ़ जाएगी। जबकि ये ट्रायंगुलर प्लेनार जो है, ये वाला प्लेनार, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है 33.3%, तो ये बॉन्ड क्या रहेंगे? छोटे होंगे, क्योंकि इसके अंदर बल्कीनेस ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे दोनों टाइप के बॉन्ड जो है वो अलग अलग टाइप के, सेम टाइप के बॉन्ड्स नहीं है। एक्शियल बॉन्ड्स अलग है और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स अलग है। अभी एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली, मैं यहाँ पे नोट फॉर्म में लिखूंगा। इन केस ऑफ PF5, इन केस ऑफ PF5, PF5 के केस में all the bond lengths, all the PF bond lengths, all the PF bond lengths are equal। अभी तो आपने बोला सर कि एक्शियल अलग होता है, इक्वेटोरियल अलग होता है, तो PF5 में सब बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे हो गए? आर इक्वल ड्यू टू स्यूडो रोटेशन, स्यूडो रोटेशन। अभी ये स्यूडो रोटेशन का कंसेप्ट जो है वो हम लोग एनओसीबी में पढ़ते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर डिस्क्रिप्शन में मैं अगर आपको समझो उसका एक फोटो, एक छोटा सा GIF भेज सकता हूँ तो भेज दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे समझ लो। ये वाले जो बॉन्ड है 2 वाले, ध्यान से देखना, ये जो 2 रेड वाले बॉन्ड है वो 2, ये 2 कौन से हैं? रेड वाले कौन से हैं? एक्शियल बॉन्ड है। ये दोनों कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। तो इनके साथ ये एक्सचेंज हो सकता है, मतलब ये 2 रेड जो है वो पीछे आएंगे और ये दोनों सीधे हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये जो 2 व्हाइट हैं वो सीधे हो जाएंगे, तो सीधे हो जाएंगे तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? व्हाइट व्हाइट के बीच में 180 हो जाएगा, और ये दोनों अभी 180 है, तो जब नीचे आएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों
रेड वाले, इन दोनों व्हाइट वालों के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो रोटेशन बोलते हैं, और इस वजह से सबका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो याद रखना स्यूडो रोटेशन एक कंसेप्ट है, और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कंपाउंड में सब बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और जिन बच्चों को ये नोट पॉइंट याद नहीं रहता है डेफिनेटली उनके लिए गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग बात करें PCl3 की बात करें, PCl5 की बात करें, PBr5 की बात करें और PI5 की बात करें, इन दोनों का एग्जिस्टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते, बट डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बहुत ही ज्यादा बल्की हो जाएगा। तो स्टूडेंट PCl5 के केस में, PBr5 के केस में एंड PI5 के केस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इसमें एक्सियल बॉन्ड्स भी है और इक्वेटोरियल भी है। एक्सियल भी होंगे और इक्वेटोरियल भी होंगे। तो एक्सियल वाले बॉन्ड्स कितने होंगे, 2 होंगे, और इक्वेटोरियल वाले कितने होंगे, 3 होंगे। इज इट क्लियर? इक्वेटोरियल के 3 होंगे और एक्सियल वाले कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये वाले बॉन्ड जो है तो वीक होते हैं। इसके लिए बेटा आपने देखा होगा बहुत बार केमिकल इक्विलिब्रियम में PCl5 को जैसे हीट करते हैं तो वो 2 क्लोरीन को लूज करके, ये वाले दोनों क्लोरीन लूज करके यहाँ से Cl2 बना देगा और देखो PCl3 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका बहुत ही बड़ा एक हीटिंग इफेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट आगे पढ़ेंगे PCl5 में। नाउ स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ये जो है कोवैलेंट कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड्स है? कोवैलेंट कंपाउंड्स है, एंड ये सब गैसियस स्टेट में ही ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, और बहुत ही स्पेशली PBr5 और PI5 जो है ये फटाक से बेटा ब्रेक हो जाएंगे। ये PBr3 और Br2 में ब्रेक होगा, बिकॉज इसके अंदर बल्कीनेस बहुत ज्यादा है, PI3 एंड I2 में वो भी। बट सॉलिड फॉर्म में याद रखना, NOCP में बताया था, इन सॉलिड फॉर्म ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड फॉर्म में वो हमेशा बच्चों आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ PCl4+ एंड PCl6-। और इस वजह से आपको हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली NOCP में, तो ये क्वेश्चन आता है कि PCl5 में फास्फोरस का क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बच्चे गलती से टिक कर देते बच्चों sp3d, तो गलत है। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग हो जाता है। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो डेफिनेटली आप लोग sp3d टिक करोगे, बिकॉज हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो गैसियस फॉर्म में। बट अगर आपको स्पेसिफाई किया है कि सॉलिड फॉर्म में बताना है स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो सॉलिड फॉर्म में 2 आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4+ एंड PCl6- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये sp क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। sp3 क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो 4 बॉन्ड बना, तो sp3 हो जाएगा। PCl6 के केस में बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका sp3d2 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज PCl6 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन ऊपर नीचे, यहाँ पे 4 क्लोरीन, तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप। कौन सा शेप? ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इस वजह से फास्फोरस जो है वो 2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होना चाहिए क्या, सॉलिड फॉर्म। Is it clear? Now, if I talk about PBr5 students, PBr5 will exist as PBr4+ plus Br-, PBr4+ and Br-, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में PI5 exist as PI4+ I-, बराबर है। अभी हमारे मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ पे PBr6- और PI6- क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसमें तो हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन ये है, मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना जरा। PBr6 एंड PI6 डज नॉट एग्जिस्ट। DNE हम लोगों ने पूरा NOCP में तो डिटेल में पढ़ा है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये DNE मतलब ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। क्यों अनस्टेबल हो जाएंगे? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बल्की हो जाएगा। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, या तो आपको रखना है, मैं भी बोलूंगा याद ही रखना है, बट विद रीजन याद रखोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो नीट 2019 की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लोन पेयर एंड 90 डिग्री, ये सारे बहुत सारे रीजन थे जो मैंने आपको सर इसमें नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में सिखाया है, वो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, अभी तक हमने हाईलाइट स्टार्ट नहीं किया स्टूडेंट। PCl3 और PCl5 भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया है, जो ये सेम मैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी देता हूँ।
ये सब चीजें आपको याद रखनी है, नोट्स में अच्छे से कंप्लीट करना है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे PCl3 का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। Okay students, so the first halide is we are going to discuss is PCl3. PCl3 is phosphorus trihalide. इसका हम लोग ने शेप एंड ऑल दैट ज्योमेट्री पढ़ लिए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक में तो हम लोग यूज करते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करें, दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिखाऊंगा। फर्स्ट वन बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस। ड्राई क्लोरीन को पास करेंगे पहले से ही गर्म व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर। सो इट विल गिव यू P4 plus Cl2 ड्राई Cl2 ऑन हीटिंग इट गिव्स PCl3। ठीक है ना, एक्सेस क्लोरीन पास करोगे तो PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो गया 12, so we'll write here 6Cl2, right? So this is the first method of preparation. दूसरा, by the reaction of white phosphorus with thionyl chloride SOCl2, SOCl2 के साथ P4 का रिएक्शन करेंगे, तब बनेगा बच्चों क्या आपका वापस है PCl3। सो P4 प्लस 8 SOCl2, ये रिएक्शन थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपका PCl3 प्लस H2Cl2 प्लस SO2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर 6 है ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, 4, यहाँ पे कितना है 8 है ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे PCl3 तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना है बच्चों, क्लोरीन है 16, तो यहाँ पे 12 प्लस 4 16 हो गया। अभी ऑक्सीजन को खाली बैलेंस करना है हमको। ऑक्सीजन कितना, इधर सल्फर कितने हैं 8 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 4SO2 लिख देंगे। 4SO2 लिखते देखो जरा, 4 सल्फर हो गया और 4 8, ऑक्सीजन भी 8, ये रिएक्शन भी क्या हो गई बैलेंस हो गई। सो स्टूडेंट ये थोड़ा सा याद रखने वाला रिएक्शन है, याद रखना इसका नाम क्या है थायोनिल क्लोराइड। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो ये दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें सेकंड थोड़ा सा याद रखने वाला है, बट हम लोग को ये प्रिपरेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहले PCl3 इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड, it is a colorless oily liquid now. It is hydrolyzed in moist air. अगर moist मतलब उसके अंदर water रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं इसके बात करूँ, इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करूँ PCl3 की, तो PCl3 का जो हाइड्रोलिसिस है वो आपको क्या देगा देखते हैं जरा। PCl3 on hydrolysis gives H3PO3 plus what HCl। अभी ये रिएक्शन कैसे हुई है इसको मैकेनिज्म वाइज देख लेते हैं हम लोग। ध्यान देना, इसका हाइड्रोलिसिस बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं PCl3 की बात करूँ तो PCl3 जो है वो एक पिरामिडल कंपाउंड है, करेक्ट। तो वाटर का जब इसके ऊपर अटैक होगा ऑक्सीजन का, राइट, वाटर के पास दो लोन पर, इट कैन एक्सपांड इनटू ऑक्टेट। नाइट्रोजन के केस में नहीं हो पा रहा था। NCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है बट वहाँ पे क्लोरीन की वजह से होता है, मैंने वहाँ पे सीखा है क्लोरीन की वजह से होता है। यहाँ पे इसमें फास्फोरस में ऑक्सीजन के साथ होगा। तो बच्चों इस कंपाउंड जो है इसमें क्या हो जाएगा, वाटर अटैक करेगा तो ये लोन पेयर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर आपको, PCl3 यहाँ पे Cl यहाँ पे लोन पेयर से ऊपर आ गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वाटर वाला ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या करेगा, ये यहाँ से वाटर लूज करेगा। वाटर लूज करते ही क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे फॉस्फोरस, क्लोरीन फॉस्फोरस, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे एक OH हो जाएगा, और यहाँ से ये HCl लूज करेगा, वाटर नहीं सॉरी HCl लूज करेगा, और लोन पेयर अभी भी ऐसे ही रहेगा। तो इस कंपाउंड के ऊपर अभी भी रिएक्शन हो सकता है, POH है,
यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, एक लोन पेयर और 2 बार इसके साथ वाटर का रिएक्शन हो सकता है, तो -2 HCl निकलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में, ठीक है, H3PO3 में। अभी H3PO3 जो है बच्चों उसको फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं ना। एक बार याद रखना इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, रिमेंबर ये इसका गलत स्ट्रक्चर है, ऐसा मत अज्यूम करना। इसमें क्या होता है, P डबल बॉन्ड O जो होता है बच्चों, इट इज हाईली स्टेबल। P डबल बॉन्ड O जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा टॉटोमराइज होके, क्या बन के, टॉटोमराइज होके वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है ना। इट्स डायबेसिक एसिड, डायबेसिक है क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही H निकल सकते हैं, ये वाला और ये वाला ही निकल सकता है, इसको नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ, PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस, देयरफॉर PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस, PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, गिव्स फॉस्फोरस एसिड H3PO3, ये H3PO3 बनाता है। तो अगर मैं आपको PCl3 का रिएक्शन, PCl3 ऑन रिएक्शन विथ, इसका रिएक्शन करवाओ बच्चों NaOH के साथ, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ NaOH। चलो अगर मैं आपको NaOH एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस ही होगा बच्चों, NaOH तो सॉलिड है, तो इसका रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं, PCl3 के साथ करा दूं, तो आप लोग इसका प्रोडक्ट अभी प्रेडिक्ट करो, दिमाग लगाओ बच्चों, ठीक है ना, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक है, वीडियो पॉज करना चाहे तो कर सकते हैं, और इसका आंसर प्रेडिक्ट करिए कि PCl5 जो है एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा। तो लॉजिक अप्लाई करो, NaOH क्या है, बेस है, बट एक्वस लिखा मतलब वाटर है, तो PCl3 का पहले क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जब PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो फॉस्फोरस एसिड बनेगा, और ये तो एसिड है और ये बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन कंफर्म होगा ही होगा। बट न्यूट्रलाइजेशन में भी ये तीनों हाइड्रोजन मत हटाना, क्यों नहीं हटाना, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताया, ये वाला H नहीं निकलेगा क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो बताओ इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, PCl3 प्लस क्या NaOH, करेक्ट। तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे इसमें से, सिर्फ 2 ही निकलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो बच्चों आंसर क्या आएगा बताओ, Na2 हो जाएगा, H बच जाएगा, PO3, तो कितने H कितने हैं इसमें से बेटा, Cl निकलेंगे, 3 तो Cl, वो तो तीनों HCl हो जाएंगे, वो NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर लास्ट में वाटर भी बनेगा। तो बैलेंसिंग वाला पार्ट आप लोग कर लेना, बिकॉज मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे गलती से भी 3 मत लिखना, ये इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। एक आपको होमवर्क के लिए दे दूं, तो PCl3 का रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखना, इसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है वो भी आप लोग ट्राई करना, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ PCl3 विद व्हाट, NaOH, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। ना ये हम लोग ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है ना। PCl3 इज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, PCl3 इज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये एक अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है, एंड रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप हो उसके साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है ना। जिसके पास OH ग्रुप होगा उनके साथ रिएक्ट करके OH की जगह पे क्या लाता है, ये Cl आता है। जैसे मैं अगर आपको इन जनरल बताऊं, अभी मैं अल्कोहल इन जनरल ले रहा हूँ, ROH क्या बच्चों, एक अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है, RCO क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। उसके बाद में RSO3H, ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना। इसमें अगर एक स्पेशल केस ले लूं, यहाँ पे मैं pH ले लूं, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, PCl3 के साथ, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCl, क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। अगर मैं इसके बाद में इसके साथ रिएक्शन करूं PCl3 की, तो यहाँ पे बन जाएगा असाइल क्लोराइड, राइट, ये हो गया आपका असाइल क्लोराइड हो गया, ये हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत यूज करते हैं। अगर स्पेशली मैंने बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा SO2Cl, राइट। इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी को बेटा हम लोग यूज करते हैं अमाइंस के डिस्टिंग्विश में, और इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट,
क्या नाम है इसका, हिंसबर्ग रिएजेंट, जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में देख लो, फर्स्ट इट्स अ कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय मॉइस्ट एयर, इवन वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तभी भी यही होने वाला है। उसके बाद में सेकंड मैंने आपको बताया कि वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और फाइनली हम लोग ने पढ़ा क्लोरीनेटिंग एजेंट। अभी एग्जाम में बच्चों याद रखना, जरूरी नहीं आपको वो NaOH और CaOH दे, कोई भी एक बेस दे सकते हैं, या फिर बेसिक ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक, जैसे CaO है, मेटल ऑक्साइड का बेसिक इन नेचर, CaOH ट्वाइस की जगह पे CaO भी दे सकते हैं। तो आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। तो जैसे जैसे अभी आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो वैसे वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग इनऑर्गेनिक तरफ बढ़ रहा है, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया PCl3 का। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे PCl5। तो PCl5 इज पेंटा हैलाइड ऑफ फास्फोरस, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दोनों एडवांस के क्वेश्चंस है। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। Okay students, so the second one is PCl5. PCl5 is phosphorus pentachloride, very important reagent, बहुत important reagent है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। So preparation somewhat similar ही है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मेथड बाय पासिंग, मैंने आपको बोला था ड्राई Cl2, अगर ये ड्राई Cl2 एक्सेस में हो जाए ओवर व्हाट हीटेड व्हाइट फास्फोरस, तो ये PCl3 की जगह पे PCl5 बना देगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10Cl2 आ जाएगा, खत्म, दैट्स इट, वेरी सिंपल रिएक्शन। हाँ बस इतना है कि एक्सेस वर्ड याद होना चाहिए अपने को। सेकंड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये जो था वो थायोनिल क्लोराइड था, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। अगर व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन P4 का रिएक्शन SO2Cl2 के साथ करते हैं तो आपको PCl5 प्लस SO2 गैस मिल जाएगा, करेक्ट। फास्फोरस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +5 है, तो चेंज कितने से हुआ, 5 से चेंज हुआ, 5 4 सा, क्यों, क्योंकि 4 है, तो n फैक्टर इसका 20 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 में है, यहाँ पे 4 है, तो चेंज कितने से हुआ, 2 से, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल होने लायक है, ये 1 जा ये 10 जा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 10 सल्फर है तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए। तो देखो जरा बैलेंस है, फास्फोरस कितने हो जाएंगे 4, क्लोरीन कितना हो गया 20, तो 20 बराबर है, ऑक्सीजन भी 20 है, तो 20 है, द रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये हो जाएगा आपका PCl5 का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला पॉइंट है, ये बच्चों येलोइश व्हाइट पाउडर है, येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलिसिस होता है दो टाइप का, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे आपको ये POCl3 देगा, एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे इट विल गिव यू H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। वहां पे फॉस्फोरस एसिड बनता था, ये फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो मैं आपको दोनों के रिएक्शन लिख के बताऊंगा, बट आपको ये याद रखना है पार्शियल हाइड्रोलिसिस में POCl3 क्यों होता है, वो अभी मैं रीजन के साथ समझाऊंगा, ध्यान देना। अगर मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो सबको पता है कि इसका जो शेप होता है वो होता है TBP, ये ऐसा, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, करेक्ट। अभी अगर मैं बात करूं वाटर का इसके ऊपर एक्शन की, तो ये वाला जो वाटर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, 120 का एंगल है, 90 पे तो बेटा रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप लेने के लिए ट्राई करेगा। तो फास्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये देखो पहले 5 ही थे, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा OH2। जब ये OH2 है तो इसमें से जब इसको हीट अप करेंगे जब हीट अप करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो बच्चों ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, P, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl हो गया, बराबर है। बट स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बोला था वहां पे कि P डबल बॉन्ड वो हाईली स्टेबल होता है, तो यहाँ का जो H है और यहाँ का जो Cl है वो बेटा एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, एंड इट विल फॉर्म P डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और Cl, तो ये हो गया देखो POCl3।
क्या हो गया, POCl3। तो POCl3 जो है वो बच्चों कंपाउंड बना, बट कैसे बना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बना। किससे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों, क्योंकि अभी तक बहुत सारे क्लोरीन बाकी है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का आपका ये प्रोडक्ट बनेगा POCl3। लेकिन अगर मैं फर्दर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाता हूँ, फर्दर रिएक्शन विद वाटर, ठीक है ना, और वाटर के साथ, 3 वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो यहाँ से 3 HCl बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे OH 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 हो जाएगा। सो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में। सो H3PO4 का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें बच्चों तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है वो कौन से हैं, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड। सो डू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस में भी ये एडवांस टाइप के क्वेश्चंस है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 विल गिव POCl3 and complete hydrolysis will give what? Complete hydrolysis give phosphoric acid। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, what is the reaction of, यहाँ पे लिख रहा हूँ reaction of, ट्राई करो ये लोग, अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिखो। कुछ अगर आपको नहीं पता तो आप लोग तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात करोगे, तो आप लोग 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो बच्चों, कि क्या हो सकता है इसमें प्रोडक्ट। पार्शियल बोला नहीं है, कंप्लीट कुछ बोला नहीं है, तो आप लोग पार्शियल नहीं मान के चलोगे, कंप्लीट ही मान के चलोगे। ट्राई करो, दिमाग लगाओ। PCl5 का एक्वस है तो बेटा डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा, पहले हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होकर H3PO4 बनेगा, और फिर H3PO4 अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl और H2O भी बनेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा बताओ, PCl5 plus NaOH gives H3PO4 बना था कि नहीं बना था। तो H3PO4 का क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा Na3PO4 में। क्यों, वहां पे क्यों नहीं हुआ था Na3PO3, बिकॉज एक हाइड्रोजन एसिडिक नहीं था, यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है। Na3PO4 प्लस साथ में HCl बना तो वो NaCl भी हो जाएगा, और साथ में वाटर भी बनेगा। ये बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। सो ये मैंने आपको रिएक्शन बता दी कि NaOH के साथ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। एक एग्जांपल होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए, PCl5 का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना, थोड़ा सा बैलेंसिंग वाला भी सीखने को मिल जाएगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, येलोइश व्हाइट पाउडर। दूसरा मैंने पार्शियल हाइड्रोलिसिस सिखा दिया। तीसरा बेटा इट इज अगेन अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये भी एक अच्छा क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। अगर मैं क्लोरीनेटिंग एजेंट की बात करूं तो जो हम लोग ने PCl3 में पढ़ा था वैसे सेम। सो इट इज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, इट्स अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट एंड reacts with organic compounds containing OH group। OH group बेटा जिनके पास OH ग्रुप होगा उनके साथ ये रिएक्ट करके उसको Cl में लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ROH ले लें, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ कर दें, तो याद रखना मतलब इसमें बन जाएगा RCl। क्या बन जाएगा, RCl प्लस POCl3। इसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे H3PO3 बनता है, PCl3 के केस में यहाँ पे POCl3 बनता है। ये कहीं अगर समझो कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो PCl5 के साथ रिएक्शन करके एसाइल क्लोराइड बनाता, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सल्फोनिक एसिड वाले पार्ट की, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देता, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड जैसा कंपाउंड, ऐसा। तो ये हो गया बेटा क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे। सो इट्स अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ बच्चों हीटिंग इफेक्ट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हम लोग यूज़ करते ही है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब जब आप इसको हीट करते हैं तब क्या बनता है, तो मैंने आपको जस्ट इसके पहले सिखाया था, मेरे पास वो मॉडल अभी भी था, देख लेते हैं। यस ये रहा, देखो ये मॉडल। अगर मैं PCl5 की बात करूँ तो ये PCl5 है, ठीक है। PCl5 में बच्चों ये PF5 तो है नहीं, PCl5 है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो 2 बॉन्ड है रेड कलर वाले, ये कौन से बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड्स है, राइट ना। ध्यान से देखना, ये रेड वाला और ये रेड वाला बॉन्ड कौन सा है, एक्सियल है। और एक्सियल बॉन्ड्स क्या होता है, वीक होते हैं। तो जैसे आप इसको हीट करोगे, जैसे आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, इट विल ब्रेक अप इनटू PCl3 plus Cl2। तो ये इसका क्या है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट है। तो इसको जैसे हीट करोगे तो ये PCl3 plus Cl2 में टूट जाएगा। तो कभी MCQ में पूछे कि बताओ ये कौन से बॉन्ड टूटे, इक्वेटोरियल बॉन्ड टूटे कि एक्सियल बॉन्ड टूटे, तो आप क्या लिखोगे, एक्सियल बॉन्ड टूटे। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स नहीं टूटते, एक्सियल बॉन्ड मतलब ये वाले बॉन्ड टूटे, राइट।
उसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट ये रिएक्शन कि विथ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड टिन, टिन है या सिल्वर है, उनके साथ रिएक्शन करेंगे। उनका कौन से फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में। इट कन्वर्ट्स देम इनटू देयर क्लोराइड्स। ये बेटा उनके क्लोराइड्स में उनको कन्वर्ट कर देता है। जैसे Ag का रिएक्शन अगर मैं PCl5 के साथ कर दूं, Ag का रिएक्शन मैं किसके साथ कर दूं? PCl5 के साथ कर दूं, तो बच्चों हमको यहाँ पे मिलेगा AgCl, जो कि बहुत ही कॉमन सबको पता है, और PCl3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर Sn के साथ करा दे PCl5 का रिएक्शन, तो बच्चों ये आपको मिलेगा क्या? SnCl4 प्लस PCl3। इसको बैलेंस आप लोग करना है। सो ये हो गया बच्चों कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट भी हो गया हमारा। और उसके बाद में हमने रिएक्शंस भी कंप्लीट कर दिया। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट भी हमने पूरा इसमें एक एक चीज डिटेल में पढ़ ली है, ठीक है ना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, बेस के साथ भी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दी। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट व्हाट PCl5। इसका स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कैसे, वो तो फर्स्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन में मैंने सिखा दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके ऑक्साइड्स। ऑक्साइड में दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P2O3 एंड P2O5, जिन्हें डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, P4O6 एंड P4O10। उनके स्ट्रक्चर्स के साथ में आपको इनका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी समझाऊंगा, जो कि स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखेंगे तो वो हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस सिखाता हूँ। फिर अपना एक टॉपिक बचेगा क्या, दैट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। उसका मैं लेक्चर नंबर 8 बनाऊंगा। तो जिन बच्चों को IUPAC नेमिंग नहीं आता है, अभी ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, IUPAC नेमिंग नहीं आता है, कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कब मेटा आता है, कब पायरो आता है, कब हाइपो आता है, कब ऑर्थ्रो आता है, ये सब वर्ड्स बच्चों लोग को बहुत कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऑर्थ्रो मेटा पैरा तो सब हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बेंजीन से रिलेटेड। इसका इनऑर्गेनिक से क्या रिलेशन है उसका विद डिटेल समझाऊंगा। तो एक स्पेशल लेक्चर हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में ही लेंगे, ताकि हमको नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग चालू करेंगे क्लोरीन के, उनके भी ऑक्सी एसिड्स में वो भी वहां पे काम आ जाएगा, और सल्फर के भी ऑक्सी एसिड्स में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so see the next part, oxides of phosphorus, very important for entrance point of view students। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो चलो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पढ़ना नहीं ऐसा नहीं है, बट एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एडवांस वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा तसल्ली से, ठीक है। दो ही ऑक्साइड है, बट दोनों को हम लोग एक एक बोर्ड प्रेजेंटेशन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। It forms generally two oxides, P2O3 and P2O6 P2O5 sorry P2O5। जो P2O3 है, it exists in dimeric form, और वो डायमरिक फॉर्म जो है वो क्या है? P4O6 है, ठीक है। दिस एग्जिस्ट इन डायमरिक फॉर्म, वापस ये भी डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमरिक फॉर्म जिसका फॉर्मूला है P4O10। ऐसा क्यों? बिकॉज इनका स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि डायमरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं ना। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वाले की, P2O3 की, P2O3 जिसको हम लोग P4O6 ही लिखेंगे, राइट ना स्टूडेंट? ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन की बात, इसको बनाया कैसे जाता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, phosphorus in limited supply of oxygen, very important, limited supply of oxygen। While limited supply of oxygen, अगर आपने excess oxygen दे दिया तो वो P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा। So limited supply of oxygen, so we'll write here P4 plus, अपने को कितने ऑक्सीजन चाहिए? 6, so 3O2 gives P4O6, ठीक है ना। अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं लेते हो तो आप यहाँ पे मिक्सचर ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर नहीं लेते हो तो वी कैन टेक मिक्सचर ऑफ
वी कैन टेक मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 आल्सो। अगर आप O2 और N2 का मिक्सचर लोगे तभी भी चल जाएगा अपना काम। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम लोग बात करें इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चों इसका जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो, उसके बाद में हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वही हमारे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहली बात तो ये है इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज पॉइजनस विथ गार्लिक स्मेल। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए और कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है ना। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब आपको फास्फोरस एसिड देगा, फास्फोरस एसिड, रिक एसिड नहीं, ध्यान देना। P4O6 reacts with H2O to give H3PO3, H3PO3। तो यहाँ पे फास्फोरस कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए, तो 12 हाइड्रोजन लिखोगे तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता तो हाइड्रोजन 12 हो गया, ऑक्सीजन कितने, 6 + 6 12 है, 4 3 12। अभी अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं, इसमें फास्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है, तो यहाँ पे भी सेम बेटा +3 वाला ही करना, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये P4O6 का रिएक्शन विद कोल्ड वाटर है, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा, कोल्ड वाटर के साथ ये कंपाउंड बनेगा। बट हमको पता है कि फास्फोरस की जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है दे कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। सो रिएक्शन विद हॉट वाटर, अगर मैं हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो मुझे डिसप्रपोर्शनेशन देखने मिलेगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, फास्फोरिक एसिड एंड pH3 देखने को मिलेगा। तो देखना ध्यान से, P4O10 P4O6 when reacts with H2O, अगर ये हॉट वाटर है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ बच्चों को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हॉट, सेम मोल्स की बात होती है, खाली यहाँ पे एक डिफरेंस ये रहेगा कि ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा फास्फोरिक एसिड और आपको मिलेगा pH3, एक तो आपको मिलेगा फास्फोरिक एसिड और एक मिलेगा pH3। तो ऑक्सीजन कितने है बेटा, 12 है, 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और फास्फोरस टोटल 4 है, तो 3 फास्फोरस इधर से, 1 फास्फोरस इधर से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +3 था, यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में, +5 में कन्वर्ट हो गया, -3 में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, डिसप्रपोर्शनेशन। सो देयरफॉर P4O6 on reaction with on reaction with किसके साथ, on reaction with hot water undergoes disproportionation, very important MCQ question, disproportionation to give phosphoric acid and pH3। अभी अगर मैं इसका रिएक्शन आपको करने बोल दूं, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करने बोल दूं, तो आप लोग अभी यू शुड बी एबल टू राइट, बिकॉज अगर वहां पे बच्चों इंफॉर्मेशन में बोला होगा चाहिए कि हॉट NaOH है कि कोल्ड NaOH है। अगर हॉट NaOH है तो ये वाले में यहाँ पे Na3PO4 बन जाएगा, और अगर कोल्ड है तो यहाँ पे Na2HPO3 बनेगा, बिकॉज ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। अगर मैं आगे बात बताऊं, ठीक है, अगर आप इसको मैकेनिज्म वाइज पढ़ना चाहो तो मैकेनिज्म वाइज भी देख सकते हो कि इसका मैकेनिज्म एक्चुअल में था क्या। जरूरत तो नहीं है बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ था, चलो मैंने बता देता हूँ। सबसे पहले एक्चुअली जब आप हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो P4O6 जो है, ठीक है, सबसे पहले तो यही बनाता है, 3 टाइम्स H3PO3 बनाता है। बट सबको पता है कि H3PO3 में फास्फोरस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इट कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। सो 4 टाइम्स H3PO3 डिसप्रपोर्शनेट इनटू 3 टाइम्स H3PO4 प्लस 1 टाइम्स pH3। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, ठीक है, तो 3 टाइम्स H3PO3, अगर कभी समझो मैकेनिज्म पूछ लिया गया हो तब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताओ, P4O6 plus 6 times H2O will give you what, 3 times H3PO4 plus pH3, ठीक है। तो आपने देखा होगा इनऑर्गेनिक मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है,
हम लोग बच्चों कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, सिंपली रिएक्शंस को लर्न नहीं करते हैं, ठीक है। चलो तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं P4O6 का रिएक्शन आपको दे दूं और बोलो कि हॉट NaOH के साथ करो, कोल्ड NaOH के साथ करो, तो ये रिएक्शंस बच्चों आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट ऑन रिएक्शन विथ और ऑन हीटिंग इन एयर, ऑन हीटिंग इन एयर, जब आप इसको हीट करोगे एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो P4O6 will take up 2 more oxygen and it will get converted into P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो जरा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, 4 ऑक्सीजन ऐड किए बच्चों, तो याद रखना हीट करने से वो P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, P4O6, P4O6 का स्ट्रक्चर क्या है और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना। फिर हम लोग P4O10 स्टार्ट करेंगे, उसका भी हम लोग ऐसे ही प्रिपरेशन में ये सब पढ़ेंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लास्ट में स्ट्रक्चर लिखेंगे। ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं, ध्यान देना। इसके स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, फॉस्फोरस कितने हैं, 4 हैं, तो 4 फॉस्फोरस लिख दो पहले अच्छे से, एक स्क्वायर के फॉर्म में 4 फॉस्फोरस लिख दिए। ऑक्सीजन कितने बच्चों, 6 है ना, तो फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन देगा, फोर्थ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन और है मैं बनाऊंगा, अभी सबको ज्वाइन कर दो, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए नोट्स में एकदम। ये हो गया, ये हो गया P4O4 हुआ। और कितने ऑक्सीजन बाकी है, करेक्ट, 2 ऑक्सीजन बाकी। पहली बात तो हर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2। हर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये NOCP में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों, क्योंकि आपको ना NOCP में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन P4O6, खत्म। वहाँ पे बच्चों को जग सुना सुना लगेगा बच्चों। क्यों जग सुना सुना लगेगा, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि P4O6 का स्ट्रक्चर क्या है पहली बात तो अभी कितने ऑक्सीजन बाकी है, अभी भी 2 ऑक्सीजन बाकी है, तो 2 ऑक्सीजन जो है वो इस फॉर्म में होते हैं, इन दोनों को मत जोड़ना, फिर वो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर इसके बाद में दूसरा ऑक्सीजन ऐसे, इसके पास में भी 2 लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों, करेक्ट ना। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, यही क्वेश्चन जो अभी मैं लिख रहा हूँ वही बच्चों एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने सब बता दिया, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, अभी क्वेश्चन वो किस फॉर्म में पूछेगा वो मैं नहीं बोल सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप भी नहीं सोचोगे ये क्वेश्चन बन सकता है, बट वो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है। कंसेप्ट अगर पता है, स्ट्रक्चर अगर पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला जो पूछा जाता है, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स, कितने पीओपी बॉन्ड्स है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग गिनो, मैं और क्वेश्चंस लिखता हूं तब तक। नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर है वो गिनो। उसके बाद में नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स कितने हैं, फिर नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स, पीपी बॉन्ड्स कितने हैं वो भी गिनो, ठीक है ना। आप लोग इसमें बच्चों ऐसे मत करो, मेरे ऊपर डिपेंड मत करो, आप लोग ना 2 मिनट वीडियो पॉज कर लो बच्चों, चाहिए तो ये बुक में लिख लो, क्योंकि मुझे भी पता है ये ऑफलाइन लेक्चर है, तो ऑफलाइन लेक्चर में कैसा होता है, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। तो आप लोग क्या करिए, इसको पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है, और फिर इसको ट्राई करिए, तो फिर आपको भी थोड़ा लेक्चर में इंटरेस्ट आएगा। वरना तो ऐसे देखेंगे कि कब लेक्चर खत्म हो रहा है, नहीं, तो थोड़ा आपको भी इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आप लोग वीडियो पॉज करिए 2 मिनट के लिए, फिर आप लोग आंसर्स लिखिए, फिर मैं इन सबके आंसर्स बताता हूँ। और भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस क्या है, ऑक्सीजन क्या है वो भी लिख लेते हैं। फास्फोरस में 3 ही बॉन्ड बनाया, तो हर एक के पास एक एक लोन पेयर भी रहेगा, ठीक है ना। ऐसे आराम से 2 मिनट का टाइम लीजिए, इन सबके आंसर लिखिए। टोटल मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए, यही सब एंट्रेंस के क्वेश्चन हैं। किया, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बता, पीओपी बॉन्ड्स कितने गिना, आया नहीं किया, गाँव जाएंगे सब लोग। 1, ये देखो, एक पीओपी बॉन्ड, 2 3 एंड 4, ये 5 और ये 6, तो 6 पीओपी बॉन्ड्स हो गए। पीओपी बॉन्ड का आंसर 6 आया होगा, ठीक है ना, स्माइल आ रही है सबको। नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर देख लो, तो हर ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है,
2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन कितने 6, तो 6 2 12, 12 लोन पेयर तो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर हो गया, और 4 फास्फोरस के ऊपर, 1 2 3 4, तो 12 + 4 16 आ गया होगा आंसर सबको, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स गिनो, गिनने वाली जरूरत है नहीं एक्चुअली, तो क्यों नहीं जरूरत है मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम लोग डोंकी वर्क कर लेते हैं कि गिन लेते हैं। चलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अभी आप लोग बोलोगे कि सर गिनने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि जितने पीओपी बॉन्ड होंगे उसके डबल ही होंगे बच्चों, तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। सो नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स कितने 0, तो अभी ये भी एक क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर देयर इन P4O6, 0, कोई बॉन्ड ही नहीं है। फास्फोरस ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 क्या बनाए सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, इवन दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज, क्यों 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड है। अभी देखो आप बोल रहे थे ना सर क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने आपको जितने क्वेश्चन अभी तक एंट्रेंस एग्जाम में आए या बनाए जा सकते हैं मैंने ट्राई कर लिया। अभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स, नहीं समझा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, सुन रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। सो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स, तो फिर अभी ये 6/12 1/2 1:2 का रेशियो हो गया। अभी ये क्वेश्चन थोड़ी अभी हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर सकते हो आप लोग, कब? जब आपको ये स्ट्रक्चर कंसेप्ट पता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स टू द नंबर ऑफ पीपी नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स, तो 16/12, तो डिवाइड जो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 4:3 लिख लोगे। इज इट क्लियर ना? आपको एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस में कैसा होता है, जो स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स या फिर टी टी एफ एफ ऐसा कुछ होता है, उस टाइप में इन P4O6 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इज सेम। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करोगे? या फिर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया इन P4O6, ये तो ट्रू स्टेटमेंट था, sp3 देखो स्टूडेंट मैं लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करने में जो दे रहा हूँ, तो ये वाला करने के बाद तो फिर डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आने ही चाहिए। अगर आप ऑनलाइन में सर्च करोगे तो इतने डिटेल में कोई वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं, राइट? तो एक एक चीज तो मैंने यहाँ पे कवर करवा दी है, अब क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे सर्फिंग करता हूँ, मुझे इतना डीप में कोई बताया देखा है वीडियो मैंने तो नहीं देखा है, ठीक है ना। तो एक एक चीज अगर आपको इतना डिटेल में बताई जा रही है तो यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन P4O6 द नंबर ऑफ लोन पेयर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन फास्फोरस एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन आर इन द रेशियो, सो नंबर ऑफ लोन पेयर फास्फोरस पे कितना है 4 है, सो 4:12 4:12 1:3 हो गया, तो 1:3 देना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों ये इनको हल्के में मत लो, ये सब क्वेश्चंस अभी मैं नहीं बना सकता, वो तो देखो अभी खड़े खड़े अपन ने बना लिया, एग्जाम में तो पूरे साल में पूरे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड सॉरी पी ब्लॉक के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन जो बनाना है वो सोच समझ के बनाएगा तो जो सिखा है उसमें से, बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके, जैसे अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया कोल्ड वाटर दे दिया, राइट ना, तो कोल्ड वाटर में वो लोग क्या करेंगे टेम्परेचर स्पेसिफाई कर देंगे एट 10 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई करके देंगे, वाटर एट 80-90 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको वो टाइम में क्लिक होना चाहिए, तब आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ हो तो डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक चीज कवर कर रहे हैं, खाली नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है। सो दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ P4O6। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे P4O10। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि एक बोर्ड हम लोग सीधा इसके ऊपर लेंगे, P4O10 में सिर्फ क्या हो जाएगा, हर फास्फोरस के ऊपर एक वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी आ जाएगा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। So students, let's move to the last oxide of phosphorus. It is P4O10. P4O10 का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स पार्ट सेम ही है। फर्स्ट इट इज प्रिपेयर्ड बाय हिटिंग P4 इन एक्सेस ऑफ एयर, दैट्स इट। वहां पे लिमिटेड सप्लाई क्यों था, P4O6 बनाना था, सो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो P4 प्लस O2 गिव्स P4O10। इसमें फास्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों, फास्फोरस है बच्चों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 हाईएस्ट है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे P4 हो गया, ऑक्सीजन कितने चाहिए 10, सो वी राइट हियर 5 हो गया। इज इट क्लियर नाउ? अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टीज के बारे में P4O6 जो है
इज व्हाइट पाउडर, ये तो याद ही रखना है, व्हाइट पाउडर। एंड ये एक सब्लिमेंट्री सब्सटेंस है, 360 डिग्री सेल्सियस पे सब्लाइम होना चालू होता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड गैस में, सॉरी, एंड सब्लाइम एट 360 डिग्री, मतलब हीट करने पे ये सब्लाइम मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन रिएक्शन विद वाटर, on reaction with water it gives H3PO4, मतलब फॉस्फोरिक एसिड जिसमें फॉस्फोरस अभी भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में है। तो P4O6 नहीं सॉरी P4O10, so P4O10 on reaction with 6 moles of H2O it gives H3PO4। अगर 12 हो गए यहाँ पे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों। सो ये आपका मेन रिएक्शन है। बट हम लोग अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं, ये आपके बोर्ड्स के हिसाब से हो गए बच्चों, बट अगर आपको और डिटेल में जानना है तो ध्यान देना क्या कि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जनरली हम लोग एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो P4O10 है बच्चों कौन है, P4O10 सबसे पहले वो वाटर से रिएक्ट करके मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अभी यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में, यहाँ पे भी देखो +5 में ही है, बट इसका नाम क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये हो गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। नेक्स्ट, अगर मैं फिर इसके अंदर और थोड़ा सा वाटर ऐड करता हूँ, और इसके अंदर वाटर ऐड करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, H4P2O7, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, करेक्ट। अभी अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे P कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। 8 हाइड्रोजन हो गए तो 4 और 2 चाहिए होंगे। ऑक्सीजन गिनो अभी, 4 3 12 + 2 14 और ये भी 14 बराबर है, तो इट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो देखो ना, हमको टोटल कितने मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, 6 मोल चाहिए, उसमें से 2 मैंने यूज कर लिए, 2 मैंने और यूज किया, और 2 यूज करने पड़ेंगे। तो H4P2O7 +2 मोल्स। अभी मुझे कैसे क्लिक हुआ कि 2 मोल्स ही चाहिए, बिकॉज टोटल कितने मोल्स होने चाहिए, 6, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके 6 वाटर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनली प्रोडक्ट H3PO4। हाइड्रोजन गिनो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 और 4 12 हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 4 H3PO4 ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देख लो 4 फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस है, 14 + 2 16 है, तो 4 4 16 है। इसी का नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये ऑर्थो क्यों बोलते हैं, मैं अभी तो फिलहाल फॉस्फोरिक एसिड ही बोल रहा हूँ। लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, कब ऑर्थो आता है, कब मेटा आता है, कब पायरो आता है, कब हाइपो आता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको यहाँ तो यूज करोगे ही करोगे, फ्यूचर लेक्चर्स में भी आपको बहुत काम आएगा जब हम लोग सल्फर के ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। सर आपने पहले क्यों नहीं सीखा, बिकॉज अभी तक ऑक्सी एसिड्स हमने अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, नाइट्रोजन के 1-2 पढ़े हैं तो बहुत ही कम थे, इस वजह से मैं अभी इसको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा ताकि आगे भी काम आएगा, जो पीछे थोड़े बहुत पढ़े उनको भी आप लिंक कर पाओ, ठीक है। तो इन दिस केस ये देखो, ये H3PO3 कैंसिल, उसके बाद में H2P4 P2O7 वो भी कैंसिल, तो P4O10 + 6H2O ऐड होके आपको क्या दे देगा बच्चों, 4 मोल्स ऑफ H3PO4 बराबर है ना। P4O6 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ था हॉट वाटर में, यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर कोई हाईएस्ट में है, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब आगे भी जाना पीछे भी जाना, बट ये तो ऑलरेडी हाईएस्ट में, तो और आगे तो जा नहीं सकता। सो P4O10 कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, P4O10 कैन नॉट, ठीक है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप, मैं बोल रहा हूँ लिख लोगे, कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद है, हम लोग ने पता ड्राइंग ऑफ अमोनिया पढ़ा था, बराबर है, ड्राइंग ऑफ HNO3 भी पढ़ा था, उसमें बच्चों हम लोग बहुत बार यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट। सो P4O10 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P4O10 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग
डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बच्चा। अगर हम लोग बात करें तो वो H2SO4 को किस में कन्वर्ट कर देता है, SO3 में कन्वर्ट कर देता है। H2SO4 को किस में कन्वर्ट कर देता है, SO3 में कन्वर्ट कर देता है और खुद जो है वो कन्वर्ट जाएगा किस में, HPO3 में, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। तो अभी रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे करेक्ट सल्फर किस में था, +6 में था, यहाँ पे भी +6 में है। HNO3 वेरी इंपॉर्टेंट, HNO3 को सेम, ये सेम है, HNO3 को वो कन्वर्ट कर देगा बच्चों N2O5 में। इफ यू वांट टू राइट द रिएक्शन, आप रिएक्शन भी लिख सकते हो। उसके बाद में मैंने आपको ऑर्गेनिक में सिखाया था, जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसको एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप लोग रॉकेट बोलते हो, राइट। हम लोग ने याद रखने का ट्रिक बनाया था ना, रॉकेट, एसिड एनहाइड्राइड, राइट। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमाइड है, अमाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमाइड है और इसका रिएक्शन अगर मैं इसके साथ कर दूं, सब में HPO3 बनेगा, अमाइड का रिएक्शन इसके साथ कर दूं तो वो मुझे नाइट्राइल दे देगा, साइनाइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की बच्चों, तो यहाँ पे P4 क्या आ जाएगा, O10 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ से ये लोन पर हटा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो ऐसा, ठीक है ना, सेम ही होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ या फिर आप क्या करो, डबल बॉन्ड O डाल दो, सब जगह से एक एक लोन पर हटा के डबल बॉन्ड हो। इसके लिए मैंने जानबूझ के ये स्ट्रक्चर हटाया ही नहीं, ताकि आपको दो दो स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े, आपको खाली इतना पता चल जाए सर में, खाली कुछ नहीं, जो P सिंगल बॉन्डेड था उसमें एक डबल बॉन्ड डाल दिया। तो अभी ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, वीडियो को पॉज करिए, वापस स्ट्रक्चर ट्राई करिए, बहुत अच्छा, देखो कितने प्यारे स्ट्रक्चर्स बनाता हूं मैं, ये सब स्ट्रक्चर्स आपके नोटबुक में होने चाहिए। वापस स्ट्रक्चर ट्राई करिए, बनाइए वापस, और ये सब क्वेश्चंस के आंसर निकालिए। सर सेम ही तो होगा, सेम नहीं होगा बच्चों, अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पाई बॉन्ड भी आ गया, देख लो, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड भी है, तो ट्राई करो सब लोग। किया, चलो देखते हैं फिर नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, अभी भी 6 ही है, पीओपी बॉन्ड तो 6 ही है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, P4O10 है, हर ऑक्सीजन के पास इधर भी तो 2-2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2-2 लोन पेयर है। चलो बताओ नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑक्सीजन 10 है, 10 ऑक्सीजन है तो हर ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं, 2 है, तो 20 हो जाएंगे बच्चों। तो नंबर ऑफ लोन पेयर 20 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉल्व किया है तो आराम से वीडियो को पॉज करके वापस सॉल्व कर लो बच्चों। ना पीओ बॉन्ड्स में 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं बच्चों, पीओ सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो नंबर ऑफ पी सिंगल बॉन्ड भी लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ, आई होप सबको दिख रहा होगा, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स की बात करें तो 4 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड्स में आई डोंट थिंक पहले भी कोई चेंज है, अभी भी वो सेम ही रहेगा, इट विल बी 12, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ टू नंबर ऑफ पी सिंगल बॉन्ड ओ, तो अभी ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर ने तो सिखाया नहीं। तो इनऑर्गेनिक में क्या है बच्चों, इन्फॉर्मेशन है, उसको खाली आपको समझ में आना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए। नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स पहले भी 0 थे, अभी भी 0 ही है। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस ने बच्चों कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, और ये पाई बॉन्ड को गिनना नहीं है, तो 4 बॉन्ड बनाए, मतलब इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन के केस में बच्चों 2 केसेस हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, बराबर है, बट इसमें भी 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, बट बॉन्ड पेयर में इसको मत गिनना, पाई को, पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म बाय हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर और एक ही बॉन्ड पेयर होगा, तो ये sp2 हो जाएगा। तो sp2 वाले ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, sp2 वाले ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और sp3 वाले कितने हैं, 6 है। 6 गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी मुझे एक बात बताओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन क्या सर, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सर वीडियो आपके बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, आई डोंट केयर, मुझे इतना है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले, जिनको एंट्रेंस क्लियर करना, जिनका कुछ एम है, उन तक मेरा टीचिंग पहुंचना चाहिए, दैट्स इट, खत्म। तो सुनो P4O6 में हर ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो सेम था,
करेक्ट। यहाँ पे क्या सेम है क्या? नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ना ट्रू और फॉल्स का, इन P4O6 एंड P4O10 ऑल द ऑक्सीजन एटम्स आर ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, P4O10 में नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन और बन गया ट्रू और फॉल्स का, बहुत ही एडवांस लेवल का। इन P4O10 आउट ऑफ 10 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन आर sp2 एंड 4 ऑक्सीजन आर sp3। फॉल्स। क्यों? उल्टा बोला है मैंने, सुनो। 4 ऑक्सीजन आर sp2 एंड 6 ऑक्सीजन आर sp3। सुनते ही नहीं हो बस, हाँ अभी हंस रहे हो, सॉरी सर सुना नहीं। ठीक है, तो ये जिस तरीके से मैंने इतना नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर बनाया, अभी आप लोग अगर चाहो तो और भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में है, जब आप नोटबुक में लिखो तब आपके मन में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगा इसमें फिर क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, कंसेप्ट का एंड होता है बच्चों, क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है। सो ये जितना मुझे आता था मैंने आपको पूरा डिटेल में सिखा दिया है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, स्पेशली उनके स्ट्रक्चर्स। तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किसमें पीपी बॉन्ड है, किसमें पीपी बॉन्ड नहीं है, कितने पीओपी बॉन्ड है, कितना ओएच ग्रुप पीओएच बॉन्ड्स है, ये सब है बच्चों। तो लास्ट में पहले मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक सिखा दूंगा ऑक्सी एसिड, फिर लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पे सब कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम माय साइड। ना ओनली वन मोर लेक्चर विल बी देयर, उसको भी लगभग मेरे हिसाब से 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो फिर आपके 8 लेक्चर्स में नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ग्रुप नंबर 13 में हमने टोटल 7 लेक्चर्स लिए थे, ग्रुप नंबर 14 में हमारे 6 लेक्चर्स हुए हैं, ग्रुप नंबर 15 में हमारे लगभग 8 लेक्चर्स हो रहे हैं। बट आपने देखा होगा कि इसके लेक्चर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10 प्लस लेक्चर्स मान के चलो, ये भी 8 लेक्चर्स ही बना रहा हूँ मैं। बट अगर हम लोग देखें छोटा छोटा अगर उसको करें तो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियोस भी बनाया, क्योंकि ज्यादा फिर अननेसेसरी बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत नंबर ऑफ वीडियोस हो जाएंगे इस वजह से। बट स्टूडेंट एक बात याद रखना, ये इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपके पी ब्लॉक के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, पी ब्लॉक इतना डिटेल में जनरली नहीं बताया जाता है, मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। आपको इन वीडियो लेक्चर्स का एडवांटेज लेना है, एंड वो स्टूडेंट्स जो, जहाँ तक मेरा टीचिंग, क्योंकि मेरे भी लिमिटेशंस है, तो जहां मेरा टीचिंग नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे उन स्टूडेंट्स को भी एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देन वी विल स्टार्ट विद that is oxygen family, that is group number 16. So till then, thank you students.